Good morning students, welcome you all for the third lecture of strength of material subject, and in this lecture we are going to cover up these two particular topics. First is related to the stress strain relationship for mild steel bar, and second one is related to the uh, uh, deflection of the member, the formula for change in length, that is deflection, that is delta L. So that two points we are going to cover up. So first of all, before starting this particular 2 points, we will discuss about what is the elastic limit point and what is Hooke's law and what is Young's modulus. The reason behind that, for looking toward the stress strain relationship for mild steel bar, first of all we should understand what is meant by elastic limit point, what is meant by Hooke's law, and what is meant by Young's modulus. So what is elastic limit point? It is the point at which the body will regain its original shape and size under the when the deformation caused by the external forces within certain limit. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट पॉइंट. मतलब सिंपल भाषा में अगर बोला जाए कि इलास्टिक लिमिट पॉइंट क्या है कि आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट तक फोर्स अप्लाई किया, फिर उसके बाद फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया, तो बॉडी उसके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है. एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ तक वो बॉडी आती है, तो उसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट. हुक्स लॉ मतलब क्या होता है? इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन द मटेरियल इज लोडेड सच दैट द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस is within the certain limit. एक certain limit में रहता है. The ratio of intensity of stress to the corresponding stress is constant of the material. Is constant of the material. अब जैसे देखो, मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ. This is sigma and this is small stress and strain. अब जैसे ये जो ग्राफ है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन गई है, फिर उसके बाद कर्व एक फॉर्म हुआ है. मैं आपको यहाँ पे कलर भी चेंज करके दिखाता हूँ. जैसे देखो, सपोज दिस ग्रीन पर्टिकुलर पोर्शन, और ये है एक जो दूसरा कलर जो है दैट इज रेड पोर्शन. ठीक है, ये रेड ले लेते हैं. सो दिस इज द रेड पोर्शन. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द हुक्स लॉ. जहाँ पे आप देखो कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है एक प्रोपोर्शन में मूव हुए हैं. ठीक है, 45 डिग्री पे नहीं हुए, दैट एंगल में भी चेंज. ठीक है, वो 45 डिग्री होना कंपलसरी नहीं है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट इट इज़ इन प्रोपोर्शन. अंडरस्टूड? इट इज़ इन प्रोपोर्शन. बट उसके बाद जो पॉइंट है, उसके बाद जो है आप देखोगे कि स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ा है बट स्ट्रेस कम बढ़ा है. हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्ट्रेन है, वर्टिकल लाइन पे स्ट्रेस है, तो स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ा है और स्ट्रेस जो है वो कम बढ़ा है. इसका मतलब क्या है कि वो प्रोपोर्शन जो है जो पहले था वो नहीं है अभी. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज दी बियॉन्ड दी हुक्स लॉ. हाँ, बियॉन्ड दी हुक्स लॉ उसे कहते हैं हम, बियॉन्ड दी हुक्स लॉ. तो इलास्टिक लिमिट पॉइंट मतलब क्या होता है कि अगर समझो आपने यहाँ तक फोर्स अप्लाई किया, समझो यहाँ तक फोर्स हम कंसिडर करते हैं फोर्स सिग्मा. मतलब क्या होता है? सिग्मा इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. तो जो फोर्स जो है वहाँ पे हमने 30 किलोमीटर का फोर्स अप्लाई किया, और फिर जो है आपका फोर्स जो है वो 31 तक अप्लाई करोगे. तो 31 तक आप समझ लो कि 31 तक जो है वो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है. 31 के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी टूटेगी नहीं. ठीक है, बॉडी टूटेगी नहीं, बॉडी जो है वो और स्ट्रेस कैरी करेंगी, बट वो उसके ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएंगी. ठीक है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट पॉइंट. और हुक्स लॉ मतलब क्या होता है कि वहाँ तक आपका स्ट्रेस जो है वो मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है एक पर्टिकुलर रेशियो में है, एक पर्टिकुलर लेंथ में है, लाइन में है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ. देन आता है यंग्स मॉडुलस. ठीक है, सो इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस. तो यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो हमने ऑलरेडी देखा था, दैट इज कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल ई. कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल ई. ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील बार. अब हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये क्या है. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील बार जो है ऊपर के साइड में है स्ट्रेस और नीचे के साइड में है स्ट्रेन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो येलो पर्टिकुलर जोन है, ये जो येलो जोन है, दैट येलो जोन इज द इलास्टिक लिमिट जोन. येलो जोन इज द इलास्टिक लिमिट जोन. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कम दिए हैं, पर जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं. दैट इज जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन फॉर माइल्ड स्टील बार जो है वो ऐसे इस तरीके से रहता है. यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, दैट इज ए बी सी डी ई एंड एफ. तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट इज द पॉइंट एट विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. बट ए पॉइंट के बाद जो पॉइंट आता है, मतलब यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि ए पॉइंट तक आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है ये प्रोपोर्शन में मूव हो रहा है. ठीक है, सो ए पॉइंट इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. उसे क्या कहते हैं? ए पॉइंट इज द कॉल्ड एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे?
बी पॉइंट इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट पॉइंट। बी पॉइंट क्या होता है, दैट इज द इलास्टिक लिमिट पॉइंट, जहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी जो है वो वहाँ पे बरकरार रहती है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है, आपकी जो बॉडी है उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन फॉर्म होगा, आपके बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन फॉर्म होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट पॉइंट, ठीक है। ये स्ट्रेस मतलब क्या होता है, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो अब जैसे ये जो पर्टिकुलर बार है, दैट बार इज टॉर्सनल बार, ठीक है, या HYSD बार बोलो, ठीक है। हम माइल स्टील बार के लिए भी देख रहे हैं, तो ये माइल स्टील बार पे भी जैसा रहता है, पर यहाँ पे जो हुक्स वो आपको दिख रहे हैं, ग्रूज वहाँ पे जो दिख रहे हैं यहाँ पे, वो ग्रूज जनरली टॉर्सनल या HYSD बार में रहते हैं फॉर होल्डिंग द बार इन द कॉन्क्रीट इन अ वेल मैनर, ठीक है। तो ये जो है ये हमने एक टेस्ट किया, तो ये टेस्ट किसके ऊपर किया, हमने ये टेस्ट किया यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर, ठीक है। UTM मशीन जो है वो हम हमारे कॉलेज में है, एक नहीं है एक्चुअली, दो है, एंड द कॉस्टिंग ऑफ दैट UTM मशीन इज 21 लाख। तो आप समझ सकते हो कि दो मशीन के 2 लाख है, ओनली 2 इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। एंड यू शुड प्राउड दैट आवर कॉलेज इज ऑल्सो द ऑथराइज सेंटर फॉर टेस्टिंग द डिफरेंट मटीरियल्स, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ठीक है। जैसे हम स्टील भी टेस्ट करते हैं, कंक्रीट भी टेस्ट करते हैं, सॉइल भी टेस्ट करते हैं, हर एक चीज़ें हम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए रहता है। मतलब जो भी विदर्भ रीजन में जो भी कंस्ट्रक्शन रहता है, तो आवर कॉलेज इज़ हैविंग द फैसिलिटी टू टेस्टिंग द मटेरियल्स, एंड ऑफ कोर्स उसके कारण हमें उसका रेवेन्यू भी जनरेट होता है। दैट इज़ वेरी इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फॉर द कॉलेज ऑल्सो। इट इज़ अ प्राइड थिंग फॉर द कॉलेज, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो बार है, मतलब ये जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, UTM मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ये करती क्या है, ठीक है। ये जो है, ये जो बार जो है ना, ये आपको बार दिख रहा है, जैसे जो रेनफोर्समेंट है, बार मतलब रेनफोर्समेंट, ठीक है। ये जो रेनफोर्समेंट है, ये 6 mm का बार रहता है, 8 mm का रहता है, 10 mm का रहता है, 12 का रहता है, ठीक है, 16 का रहता है, 20 का रहता है, 25 का रहता है, 32 का रहता है, लाइक दिस, और भी ऊपर रहता है। बट 32 के ऊपर अगर आपको कर रहे हैं तो फिर वो मैन्युफैक्चर आपको मतलब ऑर्डर देना पड़ता है। 32 mm तक बार मिल जाते हैं जनरली, उसके ऊपर अगर करना है तो ऑर्डर देना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में उतने हेवी बार अबव 32 mm बार जनरली होते नहीं है यूज़, ठीक है। हम तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में तो 25 mm तक हो जाता है, सब कुछ जम जाता है, ठीक है, उसके ऊपर तो ज़रूरत गिरती नहीं है कभी। ओके, सो ये जो बार है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज़ वेरी हेवी मशीन, ठीक है, बहुत बड़ी मशीन है वो। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे एट दैट टाइम हम वो देखेंगे। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो 20 mm का बार जो रहता है ना, वो ऐसे होल्ड करते हैं, ठीक है, और उसे पुल फोर्स अप्लाई किया जाता है बोथ ऑन द बोथ साइड, ठीक है। पुल फोर्स इज गोइंग टू अप्लाई, एंड वो पुल फोर्स अप्लाई करने के बाद अब जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स कैसे अप्लाई होता है, इनिशियली दैट फोर्स इज 0। अब मैं आपको फोर्स इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन बताऊंगा। तो इनिशियली और फोर्स इज 0, तो जैसे ये फोर्स आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते गए तो आपका स्ट्रेस बढ़ते गया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक पर्टिकुलर लीनियर में वो चलते हैं। तो ये जो इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ भी कंप्यूटराइज रहता है। अब जैसे 21 लाख की मशीन है तो ऑफ कोर्स उसमें मतलब वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें मतलब एक कंप्यूटर भी अटैच रहता है, उसमें सॉफ्टवेयर रहता है, एंड व्हाट आर द प्रैक्टिकल यू आर गोइंग टू परफॉर्म, अकॉर्डिंग टू दैट ही विल ड्रॉ द ग्राफ। जस्ट यू हैव टू मेंशन विच टाइप ऑफ ग्राफ यू वांट टू रिक्वायर्ड, तो वो ग्राफ भी बना लेता है और वो ग्राफ भी आपको आसानी से वहीं से मिल जाता है, ठीक है। सो दैट पॉइंट नंबर ए इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर बी, तो पॉइंट नंबर बी क्या है, पॉइंट नंबर बी इज द पॉइंट एट विच द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट पॉइंट। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पॉइंट नंबर बी इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये क्या रहता है, इलास्टिक लिमिट पॉइंट, द पॉइंट एट विच द means beyond that point if you apply the forces the body will not come in its original position। तो उसका जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो कर्व है वो स्ट्रेट ही रहने वाला है क्या, नहीं, ठीक है, एक के बाद थोड़ा सा वो झुक जाता है, मतलब स्ट्रेन बढ़ता है ज़्यादा पर स्ट्रेस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट पॉइंट। फिर उसके बाद आता है सी, और उसके बाद जनरली आता है डी, ठीक है। मैं आपको एक फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक जूम इसमें थोड़ा सा। जैसे देखो ये ABCD जो पॉइंट है ना,
ABCD पॉइंट जो है ये नज़दीक नज़दीक रहता है. A इज़ द इलास्टिक लिमिट पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट, B इज़ द इलास्टिक लिमिट पॉइंट, C इज़ द अपर yield पॉइंट एंड D इज़ द लोअर yield पॉइंट. मतलब C एंड D ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स है जहाँ पे बॉडी डिफॉर्म शेप में जाने लगती है. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर बी पॉइंट है, बी पॉइंट के ऊपर अगर आपने फोर्स अप्लाई करना चालू कर दिया, ठीक है, तो जनरली सी एंड डी पॉइंट्स वहाँ पे क्रिएट होते हैं, उससे हम अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट रहते हैं. तो वो ये शो करते हैं कि उसके ऊपर अगर आपने जैसे आप सी और डी पॉइंट आ जाता है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट पॉइंट के बाद एकदम से वो जल्दी आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ से आपका डिफॉर्मेशन होना तय है. मतलब बॉडी जो है वो आपने रिलीज कर दी, फोर्स अप्लाई कर दिया, समझो फॉर एग्जांपल आपने ए पॉइंट के बाद या बी पॉइंट तक आपने फोर्स अप्लाई किया और फिर छोड़ दिया, तो बॉडी उसके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी आफ्टर दी रिलीज द फोर्सेस. बट आपने अगर बी पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी उसके ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएंगी. फिर उसके बाद आपने फिर से फोर्स अप्लाई करना चालू कर दिया, लेटेस्ट से कि 30 तक जो था आपकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थी, 31 जो है वो आपका इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, 31 के बाद फिर 32 और फिर 32 के बाद 31.5 आएगा, थोड़ा सा कम होगा, फिर बढ़ेगा, ठीक है, फिर बढ़ेगा, वो जाएगा अप टू पर्टिकुलर पॉइंट ई. तो ई पॉइंट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस कैरिंग, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट या अल्टीमेट लोड पॉइंट. ई पॉइंट इज द अल्टीमेट लोड पॉइंट. आप क्या लिख सकते हो, ई पॉइंट इज द अल्टीमेट लोड पॉइंट. इसका मतलब क्या होता है कि जो बार जो है आपने फोर्स अप्लाई करते गए, तो 30 के बाद 31 आया, 32 आया, 33 आया, 34 आया, 35 किलोमीटर का फोर्स लिया, 36, 37, 38, 39, 40, 40 किलोमीटर तक लेटेस्ट से कि 40 किलोमीटर का फोर्स अपने अप्लाई कर दिया, तभी वो टूटा नहीं. बट 40 के बाद क्या हो रहा है, 40 के बाद जो फोर्स है वो फोर्स कम होते जा रहा है, 39 हुआ, 38 हुआ, 37 हुआ, लाइक दिस. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 40 तक आप जो आपका फोर्स अप्लाई हुआ था वहाँ पे आपका जो डायमीटर का बार है, लेटेस्ट से कि डायमीटर ऑफ बार 12 mm है, तो वो 12 mm ही था. ठीक है, तो अप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट ई पॉइंट इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पॉइंट. और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो, 1 मिनट. For that, you'll have to turn off air. 1 मिनट. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ, क्या हुआ, जैसे आप 40 किलोमीटर के ऊपर जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो फिर वो टाइम पे क्या होता है, जनरली जो बार जो है वो सिकुड़ते जाता है, मतलब वो उसका डायमीटर कम होते जाता है. ठीक है, फिर मतलब जो 39 किलोमीटर का फोर्स हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि उसका डायमीटर कम हो चुका था. जो जैसे 12 mm था, तो 12 mm से वो लेटेस्ट से कि 11.5 mm हो गया, फिर 38 हुआ, फिर 38 मतलब 11 mm हो गया, और फिर 37 हो गया, मतलब 37 किलोमीटर का फोर्स हो गया, मतलब वो कुछ पे 10.5 हो गया. तो एक्चुअल डायमीटर था 12 mm और 10.5 mm जब था वो टाइम पे ये ब्रेक हो गया. तो देखो ये कैसे किस तरीके से ब्रेक हो गया. अगर आप उसे टच करोगे आफ्टर दी एक्सपेरिमेंट, तो वो जो है वो काफ़ी गर्म भी होता है. ठीक है, क्योंकि उतना उसमें उतना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ये जो मशीन है ये हाइड्रोलिक मशीन रहती है, जनरली हाइड्रोलिक मशीन रहती है. हाइड्रोलिक फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जाता है टू ब्रेक दैट ह्यूज बार्स. ठीक है, तो काफ़ी हेवी मशीन रहती है और उसका फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा हेवी रहता है. तो इस तरीके से ये मशीन वर्क करती है और उस पर से हमें पता चलता है कि इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है. ठीक है, और ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम क्यों निकालते हैं, इसका रीज़न क्या है कि आपको पता रहना चाहिए कि आप जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हो वो इलास्टिक लिमिट के अंदर करते हो या इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड करते हो. ठीक है, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड करते हो, तो उसके ऊपर जो थ्योरीज बनी हुई है ना, जैसे अगर आप देखोगे तो आप जो अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हो, जैसे WSM मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड है, अब ये आपको अभी उसका कुछ काम नहीं है. बट जब आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करोगे, ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है, एनालिसिस करना. मैंने आपको बताया था एनालिसिस करना मतलब क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल आप कोई किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो भी एनालिसिस करता है, या अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, बुरे डॉक्टर के पास जाते हो जो कुछ मतलब आपको उसके कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं लगते, आप उसके पास जाते हो, वो भी आपको एनालिसिस करता है. ठीक है, पर एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट रहता है दैट इज़ द प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर देता है. ठीक है, तो जो अच्छा डॉक्टर देता है हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसने जो प्रिस्क्रिप्शन हमें दिया है वो अकॉर्डिंग टू हमें जो प्रॉब्लम फेस होते हैं, कभी तबीयत अगर अच्छी नहीं है तो
उस तरीके से वो प्रॉपर देता है और दैट इज़ सूट फॉर आवर बॉडी ऑल्सो, ठीक है। और हम रिकवर भी जल्दी हो पाते हैं, इसलिए हम वो डॉक्टर को अच्छा कहते हैं, ठीक है। और किसी डॉक्टर को बुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका प्रिस्क्रिप्शन हमें सूट नहीं होता है। तो जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बॉडी। तो उसे हम कुछ तो भी मतलब मटेरियल्स देते हैं, तो फिर उसके हिसाब से वो डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो वो तो हो गया एनालिसिस। तो एनालिसिस जो पार्ट है, मतलब ये एनालिसिस के पार्ट है। जैसे WSM मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड है, ये दोनों भी जो है, मतलब WSM जो है वो इलास्टिक लिमिट के लिए डिज़ाइन की है, और जो LSM जो है, WSM इलास्टिक लिमिट के लिए, और LSM जो है लिमिट स्टेट मेथड, जो वो है अल्टीमेट लोड के लिए डिज़ाइन की है, ठीक है। तो इस तरीके से वो मेथड्स अप्लाई भी किए जाते हैं। सो ठीक है, वो तो हम बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले अब हमारा ये था कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर माइल्ड स्टील बार, जो हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे फोर्स आप अप्लाई करते हो, तो कैसे ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक जाता है, फिर पॉइंट ए आता है सबसे पहले। हम क्विकली रिवाइज कर लेंगे दैट पॉइंट ए इज़ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिर अगर आप और फोर्स अप्लाई करते हो तो पॉइंट बी डेवलप होता है। पॉइंट बी इज व्हाट? इलास्टिक लिमिट पॉइंट। और फोर्स अप्लाई करते हो तो पॉइंट सी डेवलप होता है, दैट इज अपर यील्ड पॉइंट। फिर उसके बाद आता है डी पॉइंट, दैट इज लोअर यील्ड पॉइंट। फिर उसके बाद आता है ई पॉइंट, दैट इज अल्टीमेट लोड पॉइंट। फिर उसके बाद आता है पॉइंट नंबर एफ, इज कॉल्ड इज द ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर गोइंग टू कवर। अब इसकी थ्योरी भी आपको लिखना पड़ता है, तो थ्योरी उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नोट्स मैं आपको दे दूंगा, वो सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी, बट मुझे ये कहना है कि जो भी मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, काइंडली राइट डाउन दीज ऑल नोट्स इन योर बुक विथ योर इन योर हैंड राइटिंग। द रीज़न बिहाइंड दैट, when you watch the video, then whatever the knowledge you are getting, that is actually far lesser if you written the things in the books, ठीक है। अगर आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे से वो ध्यान में रहेगा, ठीक है। और लिखने की आदत रहनी चाहिए, ठीक है। अभी जो अपना लॉकडाउन का सेशन चल रहा है, ठीक है, लिखने की आदत तुम्हारी कम होती जा रही है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो आपको लिखने की आदत चालू रखना है, आपको लिखना है। आपकी जो मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, अच्छे नोट्स दूंगा, बट वो आपको लिखना है, आपको बुक में वो हर एक चीज़ लिखना है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ द माइल्ड स्टील फॉर ग्राफ फॉर द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर माइल्ड स्टील बार। तो ये माइल्ड स्टील बार के लिए है। सेम पार्ट जो है आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये है डक्टाइल मटेरियल के लिए और ये ब्रिटल मटेरियल के लिए। ये सारी चीज़ें जो हमने की, इसका रीज़न ये था कि हमें जो मटेरियल यूज़ करना है, दैट मटेरियल शुड बी डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल का खासियत क्या रहती है, आप देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे आप स्ट्रेस देखोगे और यहाँ पे अगर आप स्ट्रेस देखोगे, तो ये स्ट्रेस जो सिग्मा जो है, ये सिग्मा जो है ये काफ़ी हाई है, बट व्हाट अबाउट स्ट्रेन? स्ट्रेन जो है वो काफ़ी लो है, ठीक है। दिस इज द ब्रिटल मटेरियल, वी कैन नॉट यूज़ दिस मटेरियल, बट वी कैन यूज़ दिस मटेरियल। मैं थोड़ा सा फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। This is the brittle material and this is the ductile material. We cannot use this material, but we are going to use this material as it is a ductile material. इसका रीज़न क्या है? मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, उस पर से बातें क्लियर हो जाएंगी। ये जो भी अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया, ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट है जो आपको मतलब मैंने आपको समझा के दिया है, ठीक है। बट कुछ जो बेसिक है, इसका जो बेसिक ये है कि हमने ये सारी चीज़ें क्यों की, क्या रीज़न था हमें स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप और माइल्ड स्टील पढ़ने का? इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये है कि हमें जो मटेरियल यूज़ करना है, दैट मटेरियल शुड बी डक्टाइल मटेरियल, इट शुड नॉट बी अ ब्रिटल मटेरियल। इसका ये क्यों, ऐसा क्यों, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि हमें ब्रिटल मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं? इसका रीज़न क्या है? आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आंधी तूफान चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे मतलब दो पेड़ है, ठीक है। एक जो है वो अपना जिसे समझो लेटेस्ट से कि वो बड़ा पेड़ रहता है ना, बरगद का पेड़ जिसे बोला जाता है, ठीक है, या और कोई जो नीम के पेड़ रहते हैं, वो बड़े पेड़ रहते हैं, ठीक है। और दूसरे जो है मतलब जो छोटी सी वो वेल जो रहती है ना, झाड़ के ऊपर ऐसी टंगी हुई रहती है, इट इज़ हैविंग वेरी लेस स्ट्रेंथ। बट जब तूफान आता है तब कौन सा पेड़ गिरेगा और कौन सा रहेगा? जो बड़े पेड़ है ना वो गिर जाएंगे। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? इट इज़ अ ब्रिटल मटेरियल, इट इज़ अ ब्रिटल मटेरियल। और जो सादे जो ये है जो वेल वगैरह तो वो नहीं टूटते, क्यों? क्योंकि इट्स अ डक्टाइल मटेरियल, वो मूव हो जाते हैं,
ठीक है। तो आपका जो मटेरियल भी जो है, आपकी जो बॉडी भी जो है वो डक्टाइल रहनी चाहिए कि व्हेन एनी विंड फोर्सेस और एनी अर्थक्वेक फोर्सेस, एनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स, इट विल बिहेव लाइक ए डक्टाइल, ठीक है। वो डक्टाइल रहना चाहिए, उसने भी मूव होना चाहिए। जब विंड फोर्सेस आते हैं, हाँ, हायर स्ट्रक्चर्स, आपके भी स्ट्रक्चर जो है वो मूव होते हैं, ठीक है, शेक होते हैं, बट वो शेकिंग जो है वो बहुत कम रहता है, बट शेक होते हैं। इज इट क्लियर? बिकॉज ऑफ द रेनफोर्समेंट विच प्रोवाइडेड इन द स्ट्रक्चर्स. Reinforcement are the ductile material as compared to the concrete, and that's why we are using this material as a main component for the designing the structures. So I hope you understand what is the reason behind to learn this stress strain relationship for Mitre bar, which is very very important. Most of the times that question is asked in the examination if you if you given the exam in written, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर रहा तो, बट ऑब्जेक्टिव पेपर रहा तो स्टिल उसमें रहने वाले हैं। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पॉइंट ए इज द इलास्टिक लिमिट पॉइंट, ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. ए इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक लिमिट पॉइंट इज द बी. इज इट क्लियर? सो दीज आर द थिंग्स विच इज गोइंग टू कवर इन MCQ क्वेश्चंस ऑल्सो. नाउ वी विल मूव टुवर्ड दी अवर दैट लीनियर स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन, वो अपना जो हमने पिछले लेक्चर में लिया था, बट इसमें जो है मैं आपको थोड़ा सा क्विकली उसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ इस अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाने वाला हूँ जिसपे से आपको बातें क्लियर हो जाएंगी कि लीनियर स्ट्रेन क्या होता है और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन का मैंने अच्छा सा एक फोटोग्राफ डाउनलोड करके आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। पॉइजन रेशियो भी लिखा है और लीनियर स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन भी लिखा है, ठीक है। लीनियर स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन मतलब होता क्या है, 1 मिनट। लीनियर स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन मतलब ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर मटेरियल है, वो जैसे ये इरेजर है, ठीक है, ये इरेजर है, मैं इसको ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो जो लेंथ बढ़ने वाली है दैट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूड, मतलब इसमें जो स्ट्रेन डेवलप होने वाला है दैट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ द एक्सियल फोर्स अप्लाइड अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल एरिया, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। बट एट द सेम टाइम जब मैं इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, व्हाट अबाउट इट्स बी एंड डी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, वो भी चेंज होंगे, वो कम होंगे, ठीक है, वो कम होंगे। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये कम हुए हैं, ठीक है। जो ये कम हुए हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द लैटरल स्ट्रेन, दैट इज बिकॉज ऑफ द लैटरल स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन क्या है? इफ द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द लोड, its length will change. The ratio of change in length to the original length is called as linear strain, और उसे primary strain भी कहा जाता है। But due to the load, internal dimensions या आप कह सकते हो lateral dimensions of the body also get change, ठीक है। The ratio of change of lateral dimension to the original dimension are called as the lateral strain, are called as the lateral strain। मतलब जब आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसके ओरिजिनल जो डायमेंशन है वो भी चेंज होंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन वो भी चेंज होंगे, तो उसे हम लैटरल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला में अगर आपको बताना चाहूँ तो लीनियर स्ट्रेन जो है वो रहता है डेल्टा L/L, ठीक है, और लैटरल स्ट्रेन मतलब फोर्स वही है, पर लैटरल स्ट्रेन क्या हो गया डेल्टा V/V एंड डेल्टा D/D, सो दैट इज योर लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। B एंड D भी चेंज हुआ ना, वो भी कम हुआ ना, क्योंकि ये आपने टेंसिल फोर्स अप्लाई किया तो, ठीक है। तो डेल्टा L/L is the linear strain, delta V/V and delta D/D both are the lateral strain. I hope you understand what is linear strain and lateral strain. अब हम देखते हैं Poisson's ratio. तो Poisson's ratio क्या कहता है? Poisson's ratio within elastic limit, the ratio of lateral strain to the linear strain is constant, and it is called as the Poisson's ratio. So 1/m is equal to lateral strain upon linear strain. Is it clear? अब हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस। अब ये भी हमने देखा था, हम क्विकली यहाँ पे जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि बल्क मॉडुलस जनरली होता है क्या है। जैसे एक क्यूब है पर्टिकुलर, ठीक है, अब इसे भी हम क्यूब ही कह सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं कॉम्प्रेसिव फोर्स यहाँ से भी अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से भी अप्लाई करो, यहाँ से भी अप्लाई करो, तो ये क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है। तो कॉम्प्रेस होने के कारण इसका चेंज जो वॉल्यूम जो है वो कम होगा, छोटा हो जाएगा वो, ठीक है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V/V, EV is equal to delta V/V. सिमिलरली बल्क मॉडुलस देखो, बल्क मॉडुलस क्या है?
अब when the body subjected to three mutual perpendicular like direct stresses of equal intensity, the ratio of direct stress to the volumetric strength is called as K, that is bulk modulus. So K is equal to sigma upon EV. K is equal to sigma upon EV. ठीक है, तो K मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे K is equal to sigma. K is equal to sigma. सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मैं फिर से बता दूँ. K इज इक्वल टू सिग्मा. सिग्मा मतलब क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. एंड EV, EV मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम. सो K is equal to sigma upon EV. So that is called as the bulk modulus. Is it clear? Now we will see the expression for change in length of the bar. ठीक है, expression for change in length of the bar. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं. हाँ, अब आपके पास कौन कौन से फॉर्मूला है. अब आपने स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा. ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अब यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है. लेट P इज द लोड, A इज द एरिया, L इज द ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L इज द चेंज इन लेंथ, कैपिटल इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस. ठीक है, अब स्ट्रेस मतलब क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ये हमने यहाँ पे लिख दिया. और कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल ई. कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन स्मॉल ई. यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. अब हम इसे क्या करते हैं कि ये जो स्मॉल ई जो है वो नीचे में है डिनोमिनेटर में, हम उसे दूसरे साइड में लेके आएंगे. तो फिर क्या हो जाएगा, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. और न्यूमरेटर का जो कैपिटल ई है वो हमें नेक्स्ट इज इक्वल टू के नेक्स्ट राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे. तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन कैपिटल ई. स्मॉल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन कैपिटल ई. ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला. नाउ स्ट्रेन जो फॉर्मूला है, स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है. स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. स्मॉल इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल. डेल्टा एल अपॉन एल. सो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, स्मॉल ई इंटू एल. डेल्टा एल क्या हो जाएगा, स्मॉल ई इंटू. इज इट क्लियर? ठीक है, चेंज इन लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू एल. एल जो है वो डिनोमिनेटर में था, लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया तो न्यूमरेटर में चला गया, दैट इज एल. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ई जो है, अब ई यहाँ पे हमने जो ई निकाला था, ई क्या है, सिग्मा अपॉन कैपिटल ई. स्मॉल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन कैपिटल ई. तो ई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन कैपिटल ई. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन ई. डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन ई. सो दिस इज आवर फॉर्मूला. अब ये जो सिग्मा है यहाँ पे आप पी बाई ए भी लिख सकते हो, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. बट ये पर्टिकुलर यूनिट में होता है. ठीक है, अगर आप सडनली अप्लाई फोर्स अप्लाई करोगे तो फार्मूला अलग है, अगर आप इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करोगे तो फार्मूला अलग है. ठीक है, बट डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन ई, ये फार्मूला आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो. और यूनिट नंबर 1 में सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, दैट्स वाई डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हो. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन लेंथ ऑफ द मेंबर. सो आई होप you understand this expression. From next lecture we will solve the numericals on that. Okay, so you have to write up all the formulas which you are which are covered up to this particular unit. ठीक है, so from tomorrow we will start the numericals, and remember you have to join the difficulty session. The reason behind that, we are going to quickly summarize the things. Though you have the difficulty or not doesn't having the difficulty, you must have to join the difficulty session, because we are going to quickly summarize the lecture in the difficulty session. So we will meet in the difficulty session for understanding the things, and from next lecture we will solve the numericals on this particular topic. So you must have to write down all the things in your books. ठीक है, मैं notes आपको after the watching this lecture you can download the notes. ठीक है, वो नोट्स डाउनलोड करके वो आपको आपके रजिस्टर में लिखना है. आपको रजिस्टर बनाना है, उसमें पूरी सारी चीज़ें लिखना है. ठीक है, अब अगर आप लिखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो वैसे नहीं, आपको लिखना पड़ेगा. जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएंगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स विच इज़ कवर अप इन दिस लेक्चर, एंड डोंट टेक एनी काइंड ऑफ लोड. ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, each and everything I am going to give you in the form of PDF file. Just download that PDF file and write off all the things in your books. Is it clear? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल भी लेंगे और होमवर्क के लिए भी देंगे न्यूमेरिकल्स, वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा. सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन माई लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.